हेलो दोस्तों, एपोथेसिस भाग 66 को आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सू रुई मुस्कुराई और 3 अतुलनीय रूप से आकर्षक विदेशी नस्ल की महिलाओं की ओर इशारा किया और कहा, ये 3 महिलाएं पश्चिमी डोमेन की जी जनजाति से हैं। वे अभी भी कुंवारी हैं और उन्होंने अपने मूल यिन को संरक्षित किया है। इन जी जनजाति की महिलाओं के मूल यिन में एक समृद्ध सामग्री है, रक्त ऊर्जा। यदि आप उनके साथ दोहरी खेती करते हैं और उनके मूल यिन को तोड़ते हैं, तो आप जबरदस्त रक्त ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। रक्त ऊर्जा की शक्ति एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत लाभकारी थी। यदि किसी की रक्त ऊर्जा प्रबल हो, तो भले ही वे घायल हो जाएं, उनका मांस और रक्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रबल रक्त ऊर्जा वाले कुछ मार्शल कलाकार अपने घावों को स्पष्ट गति से ठीक होते हुए भी देख सकते थे। लेकिन अगर कोई अपनी रक्त ऊर्जा को मजबूत करना चाहता है, तो वह इसे केवल अंतहीन प्रशिक्षण के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ा सकता है। इसके अलावा, गति बेहद धीमी थी, और कठिनाई उनकी आत्मा को गुस्सा दिलाने के बराबर थी। जो गोलियां किसी की रक्त ऊर्जा को मजबूत कर सकती थीं, वे बहुत ऊंचे दामों पर बेची गईं। ठीक उसी तरह जो गोलियां आत्मा को मजबूत कर सकती थीं। लेकिन इन 3 जी जनजाति महिलाओं की मौलिक यिन में वास्तव में रक्त ऊर्जा की शक्ति समाहित थी। कोई न केवल इन आकर्षक और खूबसूरत महिलाओं के साथ सो सकता है, बल्कि वे अपनी रक्त ऊर्जा को मजबूत करने के लिए उनकी मौलिक यिन भी निकाल सकते हैं। यह एक तीर से 2 शिकार करने जैसा था। जो भी पुरुष मार्शल आर्टिस्ट ये सुनेगा, उसके लिए अपने आवेगों पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। जी जनजाति की इन 3 महिलाओं का प्रलोभन बहुत प्रबल था। लुओ झेंग बोलने ही वाला था कि सू रुई ने लापरवाही से एक ब्रोकेड बॉक्स खोला। इस ब्रोकेड बॉक्स के अंदर 3 हल्के लाल क्रिस्टल थे। जैसे ही यह ब्रोकेड बॉक्स खोला गया, ये 3 लाल क्रिस्टल सच्चे सार के साथ खिल उठे। हालांकि इस वास्तविक सार को परिष्कृत नहीं किया गया था और इसे किसी भी समय अपने स्वयं के वास्तविक सार को फिर से भरने के लिए शरीर में अवशोषित किया जा सकता था। शीर्ष ग्रेड के सच्चे सार पत्थर तुरंत एक मार्शल कलाकार के असली सार की भरपाई कर सकते हैं। ये शीर्ष ग्रेड के सच्चे सार पत्थर सेंट्रल डोमेन में प्रसारित होने वाली मुद्रा हैं। मौजूदा बाजार मूल्य के अनुसार, एक शीर्ष ग्रेड के सच्चे सार पत्थर का मूल्य इसके बराबर है 1 लाख वर्ग क्रिस्टल पत्थरों की कीमत। सू रुई ने हल्के से कहा, जैसे कि ये सच्चे सार पत्थर ब्रोकेड बक्से में सबसे अच्छी चीजें नहीं थे, और ब्रोकेड बक्से में वस्तुओं का मूल्य इन 3 शीर्ष ग्रेड सच्चे सार पत्थरों से कहीं अधिक था। पूर्वी डोमेन में प्रचलित मुद्रा वर्गाकार क्रिस्टल पत्थर थे, लेकिन इन वर्गाकार क्रिस्टल पत्थरों के भीतर मौजूद ऊर्जा को एक मार्शल कलाकार द्वारा सीधे अवशोषित नहीं किया जा सकता था। इसके बजाय, इसका उपयोग उड़ने वाले रथों और पत्र पट्टिकाओं जैसी चीजों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई मार्शल कलाकार सच्चा सार प्राप्त करना चाहता है, तो वह इसे केवल थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत कर सकता है। यदि उन्हें किसी शत्रु का सामना करना पड़ा और उनके पास पर्याप्त सच्चा सार नहीं था, तो थोड़े समय में इसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। लेकिन असली सार पत्थर अलग थे। उनमें मालिक रहित सच्चे सार का शुद्धतम रूप शामिल था, और आसानी से शरीर में अवशोषित किया जा सकता था। इसे परिष्कृत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये पहले उल्लेख किया गया था कि एक मार्शल कलाकार का असली सार स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा से आता है। ये सौभाग्य था कि उन्होंने स्वर्ग से उधार लिया। लुओ झेंग का हेवनली डेमन फैंटम उधार लेने में सक्षम था और इसे वापस नहीं कर सका, और यह सच्चा सार पत्थर और भी अधिक गहन था। इसने सीधे स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, इसे सेंट्रल डोमेन में मुद्रा में बदल दिया।
पूर्वी क्षेत्र में इस तरह की बात बिल्कुल अकल्पनीय थी। यदि कोई संकट के समय में एक सच्चे सार पत्थर को कुचल दे, तो वे लगातार अपने असली सार को फिर से भरने में सक्षम होंगे और अपनी साधना पद्धति की शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। कुछ मार्शल कलाकारों के लिए एक शीर्ष ग्रेड सच्चा सार पत्थर उनका जीवन हो सकता है। जैसे ही तीसरे राजकुमार के मेहमानों ने इन 3 शीर्ष श्रेणी के असली सार पत्थरों को देखा, उनकी सांसें तेज हो गईं। तीसरा राजकुमार लुओ झेंग सु रुई को रोकना चाहता था, लेकिन सु रुई ने उसकी बात नहीं सुनी। इसके बजाय वह आगे बढ़ा और अगला ब्रोकेड बॉक्स खोला। अगले ब्रोकेड बॉक्स के अंदर एक क्लोज फिटिंग नर्म हेजहोग कवच था। इस नर्म हेजहोग कवच की सतह कांस्य की रोशनी से चमक रही थी। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है। यह नर्म हेजहोग कवच एक निम्न श्रेणी का अमर कदम कवच है। यह एक रक्षात्मक जादुई खजाना है। इसका प्रत्येक धागा चमकदार सोने के रेशम से बुना गया है। ये सभी सच्चे सार को अवरुद्ध कर सकता है। सु रुई ने अभी भी उदासीनता से कहा, जैसे कि वह परिचय दे रहा हो कुछ महत्वहीन। एक निम्न श्रेणी का अमर कदम रक्षात्मक जादुई खजाना। इसके अलावा ये सच्चे सार को अलग कर सकता है। रक्षात्मक जादुई खजाने अत्यंत दुर्लभ थे और निम्न श्रेणी के रक्षात्मक जादुई खजाने का मूल्य अक्सर उच्च श्रेणी के हथियार के बराबर होता था। इस क्लोज फिटिंग नर्म हेजहोग कवच का मूल्य लगभग एक उच्च श्रेणी के अमर कदम हथियार के बराबर था। लेकिन पूर्वी क्षेत्र में उच्च श्रेणी का अमर कदम हथियार लगभग कभी नहीं था। ये कल्पना की जा सकती है कि यह क्लोज फिटिंग नर्म हेजहोग कवच बिल्कुल अमूल्य था। जैसे ही मेहमानों ने लुओ झेंग को देखा, उनकी आंखें गहरी ईर्ष्या से भर गईं। लेकिन वे क्या कर सकते थे? उनकी ताकत को दूसरों से कमतर किसने बताया? लुओ झेंग ने उन्हें एक एक करके हरा दिया था। इसके अलावा लुओ झेंग केवल जियांटियन तीसरे चरण में था। उनकी भविष्य की विकास क्षमता बहुत अधिक थी। तीसरे राजकुमार को अपने पक्ष में करने के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करना उचित था। समस्या ये थी कि कीमत कुछ ज्यादा लग रही थी। इसके अलावा तीसरा राजकुमार नहीं रुका, बल्कि चौथे ब्रोकेड बॉक्स की ओर चल दिया। तीसरे राजकुमार, मुझे ये बताने से आपका क्या मतलब है? बाकी ब्रोकेड बक्से मत खोलो। मैं जानना नहीं चाहता। लुओ झेंग तीसरे राजकुमार को कई बार मना नहीं कर सका, इसलिए वह केवल फेंक सकता था, इन शब्दों को कठोरता से बाहर निकालो। सु रुई का हाथ जो चौथे ब्रोकेड बॉक्स की ओर बढ़ रहा था, अचानक रुक गया। फिर वह मंद मंद मुस्कुराया और कहा, भाई लुओ झेंग एक समझदार व्यक्ति है। क्या आप नहीं समझ सकते कि मेरा क्या मतलब है? तीसरा राजकुमार मुझे जीतकर अपने खेमे में शामिल करना चाहता है। लुओ झेंग ने शांति से कहा। सु रुई मुस्कुराई और धीरे से कहा, यह सही है, यह सही नहीं है। ये कहने के बजाय कि आप मेरे शिविर में शामिल होना चाहते हैं, ये कहना बेहतर है कि आप साम्राज्य के महान उद्देश्य के लिए मेरे साथ काम करना चाहते हैं। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक उठीं। अगर मैं सिंहासन पर बैठा, तो मैं पूरे पूर्वी डोमेन को एकजुट कर दूंगा। मैं चरम दक्षिण और उत्तर पश्चिम तक विस्तार करूंगा। मैं बनिंग हेवन साम्राज्य के क्षेत्र को 10 तक बढ़ा दूंगा, 100 बार। मैं सेंट्रल डोमेन के बराबर एक विशाल स्थान बन जाऊंगा। भाई लुओ झेंग, आपके पास विकास के लिए बहुत जगह है। भविष्य में आप निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ी मदद बन जाएंगे। यदि आप और मैं एक साथ बढ़ता हूँ, हम निश्चित रूप से पूर्वी डोमेन को एक नए गौरव पर ला सकते हैं। सु रुई एक बेहद महत्वाकांक्षी और बुद्धिमान व्यक्ति थी। वह देख सकता था कि लुओ झेंग को उसके खजाने का लालच नहीं था। इसलिए
जब उन्होंने लुओ झेंग को अपने साथ आने के लिए मनाया, तो उन्होंने एक बड़ा वादा भी किया। योद्धा भी लोग थे। उन्हें इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की भी आशा थी। इस तरह के वादे से कई योद्धाओं में गहरा आकर्षण था। वर्तमान सम्राट को अपने क्षेत्र का विस्तार करने और भविष्य की पीढ़ियों की प्रशंसा के लिए इतिहास में एक भारी छाप छोड़ने में मदद करना। ये कितना गौरवशाली होगा। मुझे खेद है, थर्ड प्रिंस। मैं, लुओ झेंग, किसी भी गुट में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखता हूँ, लुओ झेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लुओ झेंग के लिए, चाहे वह उसके सामने के खजाने हों या इतिहास में उसका नाम, वे उसके लिए उतने आकर्षक नहीं थे जितनी सु रुई ने कल्पना की थी। लुओ झेंग के जीवन का प्रारंभिक लक्ष्य मार्शल आर्ट के शिखर को हासिल करना था। वह मार्शल आर्ट के शिखर पर खड़े होकर इस दुनिया का सार देखना चाहता था। उसका दूसरा लक्ष्य अपनी बहन लुओ यान की रक्षा करना था। हालांकि लुओ यान अभी भी ब्लू क्लाउड संप्रदाय में थी, शी जिनटियन के अनुसार उसे एक दिन सेंट्रल डोमेन में उस व्यक्ति द्वारा ले जाया जा सकता है। लुओ झेंग के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे अभी भी तेजी से बढ़ने की जरूरत थी जब तक कि वह उस व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष नहीं कर सके। लुओ यान की किस्मत बदल रही है। शायद अब उसके जीवन का एक और लक्ष्य था। वह सु लिंग्यू की रक्षा करना था। जहां तक ये बात है कि क्राउन प्रिंस, तीसरा प्रिंस या सातवां प्रिंस गद्दी संभालेगा, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लुओ झेंग की बातें सुनकर सु रुई की फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसका मूल रूप से मुस्कुराता हुआ चेहरा कुछ हद तक गंभीर हो गया। अन्य मेहमानों ने गुस्से से घूरकर देखा। कुछ लोग खुद पर काबू नहीं रख सके और मौके पर ही गाली गलौज करने लगे। उनके दृष्टिकोण से सु रुई पहले से ही लुओ झेंग के प्रति पर्याप्त सम्मान दिखा रही थी। उन बक्सों की गिनती न करें जिन्हें अभी खोला जाना था। 3 बक्सों में से कौन सा एक स्वर्गीय खजाना नहीं था। यहाँ तक कि 7 कुलीन परिवार भी इन चीजों को उपहार के रूप में नहीं ले पाएंगे। लुओ झेंग, आप नहीं जानते कि हमारी दयालुता की सराहना कैसे करें। हमारे महामहिम ऐसी दयालुता दिखा रहे हैं और आप वास्तव में उन्हें अस्वीकार करने का साहस करते हैं। आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। आप केवल किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ सकते हैं जो अभी अभी दिव्य क्षेत्र में प्रवेश किया है। हमारे महामहिम के लिए आप कुछ भी नहीं हैं। कोई भी यादृच्छिक दैवीय क्षेत्र विशेषज्ञ आपकी देखभाल कर सकता है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप हमारी महारानी की मदद कर सकते हैं? भाई, मुझे पता है कि तुम महामहिम की निचली रेखा को समझने की कोशिश कर रहे हो और अधिक के लिए मोलभाव करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम बहुत लालची नहीं हो सकते। लालची लोग अक्सर दयनीय स्थिति में पहुंच जाते हैं। कई अतिथियों ने जोर से चिल्लाकर कहा। अंत में सु रुई ने उन्हें रोक दिया। इस समय सु रुई की अभिव्यक्ति कुछ जटिल थी। वह देख सकता था कि लुओ झेंग का रवैया बहुत दृढ़ था, या यूं कहें कि उसने मानव स्वभाव के बारे में बहुत ही सरलता से सोचा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इस दुनिया में ऐसा कोई सौदा नहीं है जो पूरा न हो सके, जब तक कीमत काफी अधिक थी। दूसरी पार्टी निश्चित रूप से प्रभावित होगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बहुत भोला था। हालांकि सु रुई वास्तव में प्रतिभा की कद्र करती थी। सु रुई ने फिर भी हार नहीं मानी। वह सोच रहा था, लुओ झेंग को किस चीज की परवाह थी। जल्द ही सु रुई की आंखें अचानक चमक उठीं। वह समझ गया कि उसने लुओ झेंग की कमजोरी को समझ लिया है। क्योंकि वह हमेशा लुओ झेंग पर जीत हासिल करने के लिए खजाने का उपयोग करना चाहता था, सु रुई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति की उपेक्षा की थी।
वह सू लिंग्यू थी। जब से लुओ झेंग ने युक्सिंग पैलेस में प्रवेश किया, उसने यहाँ किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ रुकने का एकमात्र कारण सू लिंग्यू का इंतजार करना था। सू रुई के खुफिया नेटवर्क ने पहले ही सू लिंग्यू और लुओ झेंग के बीच संबंधों की जांच कर ली थी। जब सू लिंग्यू जियो युफेंग में थी, तो वह लुओ झेंग की गुरु थी। सू रुई यह समझ नहीं पाई कि लुओ झेंग सू लिंग्यू के बारे में सिर्फ इसलिए इतना चिंतित था क्योंकि वह उसकी गुरु थी। हालांकि सू रुई को इसका पता लगाने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल ये जानने की जरूरत थी कि लुओ झेंग सू लिंग्यू की बहुत परवाह करता था। लुओ झेंग ने मेहमानों की बातों को अनसुना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने सू रुई से कहा, थर्ड प्रिंस, बहुत समय हो गया है। मैंने अभी तक प्रिंसेस चांगकोंग को क्यों नहीं देखा? क्या ऐसा हो सकता है कि थर्ड प्रिंस ने शुरू से ही मुझे चिढ़ाने की योजना बनाई हो? चिंता मत करो, महामहिम शीघ्र ही यहाँ आएंगी। सू रुई की मुस्कान उसके चेहरे पर लौट आई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें लुओ झेंग को बनाए रखने पर अधिक भरोसा था। जियाओमिंग पैलेस के अंदर लैंप से धीमी रोशनी निकल रही थी। चांगमिंग पैलेस, जो कभी शोर और उत्साह से भरा रहता था, अब वीरान हो गया था। महल की नौकरानियों को छोड़कर किसी और को जियाओमिंग पैलेस के पास जाने की अनुमति नहीं थी। घर में नजरबंद रहना अच्छा नहीं लग रहा था। इन दिनों सू लिंग्यू ऊब गई थी और उसने महल की एक बड़ी नौकरानी से सू कढ़ाई पर सलाह भी मांगी। उसकी फुर्तीली उंगलियां चांदी की सुइयों को घुमाती थीं और रंगीन धागों को बर्फ सफेद साटन के टुकड़े पर आगे पीछे खींचती थीं। सू लिंग्यून की प्रतिभा के साथ सू कढ़ाई सीखना बहुत आसान था। बर्फ सफेद साटन पर धीरे धीरे एक फूल जैसा पैटर्न रेखांकित किया गया। पैटर्न साफ, गोल और रंगीन था। पैटर्न का मानक महल की नौकरानी की तुलना में बहुत बेहतर था, जो सू कढ़ाई में अच्छी थी। वह बर्फ सफेद साटन के पैटर्न को एकटक देखती रही और थोड़ा उदास महसूस करने लगी। ये वास्तव में डरावना था जब वह ऊब गई थी। पीक प्रतियोगिता खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पीक प्रतियोगिता में लुओ झेंग ने किस प्रकार के परिणाम प्राप्त किए? सर्वोच्च 100। सू लिंग्यू पहले से ही इस परिणाम से बहुत संतुष्ट थी। ये सोचकर सू लिंग्यू तेजी से मुस्कुराई। यदि लुओ झेंग शीर्ष 100 में प्रवेश कर सका, तो जियो युफेंग की रैंकिंग कुछ स्थानों तक बढ़ जाएगी। इतने सारे शिष्यों में से लुओ झेंग को चुनने में सक्षम होने के लिए ऐसा लगता है कि उसके पास एक समझदार नज़र है। वास्तव में, एक सलाहकार के रूप में जियो युफेंग पर बने रहना मेरी वर्तमान स्थिति से कहीं बेहतर है। यदि उसने उस समय जियो युफेंग को नहीं छोड़ा होता, तो शायद महल में राजनीतिक संघर्ष में वह शामिल नहीं होती। लेकिन वह यूं ही बैठी नहीं रह सकती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। युवराज उसका भाई था। दुर्भाग्य से, भले ही वह बनिंग स्काई पैलेस में लौट आए, लेकिन वह समग्र स्थिति को बदलने में असमर्थ थी। क्राउन प्रिंस के पूर्वी महल को पहले ही सील कर दिया गया था। हालांकि तीसरे राजकुमार ने कहा कि यह नाम के लिए क्राउन प्रिंस की सुरक्षा के लिए था, लेकिन वास्तव में उन्होंने क्राउन प्रिंस को घर में नजरबंद कर दिया था। क्राउन प्रिंस की छोटी बहन सू लिंग्यू के रूप में राजकुमारी चांगकोंग, जो सू कियान की सबसे अधिक प्रिय थीं, ने भी उसी उपचार का आनंद लिया। इतना उबाऊ, ये बहुत अच्छा होगा यदि वह ब्लू क्लाउड संप्रदाय के आसपास घूमने जा सके। उसने लापरवाही से अपना हाथ घुमाया, और वह बर्फीला साटन एक हैंगर पर सटीक रूप से लिपटा हुआ था। जैसा कि यह निकला, ये बर्फीला साटन पहले से ही लगभग तैयार सफेद वस्त्र था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह इसे किसके लिए बुन रही थी। नंगे पांव वह चमकदार फर्श पर चली। उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था और उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई नहीं था।
सु लिंग्यू पहले से ही सहन नहीं कर सका। शायद थोड़ी देर के बाद वह थरीची रेड हीरो डैगर का इस्तेमाल करेगी और महल में उन बूढ़े किन्नरों के साथ मौत तक लड़ेगी। ठीक इसी वक्त हॉल के बाहर से अचानक आवाज आई, राजकुमारी चांगकोंग, महामहिम तीसरे राजकुमार आपकी उपस्थिति का अनुरोध करते हैं। सु लिंग्यू की लंबी पलकें झपक गईं। इस समय वह लड़का सु रुई मुझे ढूंढना चाहता है। बस मामला क्या है? वह अभी मुझसे छुटकारा पाने के बारे में नहीं सोच रहा है ना? सु लिंग्यू के चेहरे पर हल्का सा व्यंग्य झलक रहा था। तार्किक रूप से कहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सु रुई और सु जिंग के बीच संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। हालांकि सु रुई के संसाधन मजबूत थे और उसका समर्थन करने वाले लोग कई थे। सु जिंग के पास पुराने हिजड़ों का समूह उसके पीछे खड़ा था। बूढ़े किन्नरों का ये समूह आमतौर पर बहुत कम ही खुद को दिखाता था, लेकिन वास्तव में वे पुराने साथियों का एक समूह था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इन दो साथियों के बीच विजेता का फैसला होने से पहले उसे और बिग ब्रदर को सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन इस समय वह मुझे किस लिए आमंत्रित कर रहा है? वह मेरी इस सौतेली बहन के साथ पुराने समय को याद करने के बारे में नहीं सोच रहा होगा, है ना? शाही परिवार का पारिवारिक प्रेम अत्यंत उदासीन था। यदि कोई संघर्ष होता तो प्रायः यही होता कि या तो तुम मरो या मैं मरूं। खून के रिश्ते का ये निशान मूलतः कुछ भी नहीं बदल सका। सभी प्रकार के संदेह लेकर सु लिंग्यू ने खुद को एक गहरे रंग की फीनिक्स पोशाक में लपेटा और जियाओमिंग पैलेस से बाहर चली गई। आगे पीछे गिनने पर उसे जियाओमिंग पैलेस से बाहर निकले हुए काफी समय हो चुका था। इस समय सु लिंग्यू को अप्रत्याशित रूप से जेल से रिहा होने का एहसास हुआ। जैसे ही उसकी कल्पना जंगली हो गई, वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। सचमुच शोचनीय। भव्य राजकुमारी चांगकोंग अप्रत्याशित रूप से इस तरह की दुविधा में पड़ गई। सचमुच मुसीबत में फीनिक्स मुर्गे से कमतर था। शाही महल के घुमावदार रास्तों पर चलते हुए उसने इस मुक्त हवा में सांस लेने के लिए अपनी छाती भी खोल दी। हाउस अरेस्ट वास्तव में यातनापूर्ण था। एक पल भी नहीं बीता। सु लिंग्यू आखिरकार फेदर स्टार हॉल में पहुंची। फेदर स्टार हॉल की चमक देखकर सु लिंग्यू को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सु रुई हर रात गाती थी। अपनी सौदेबाजी की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए लगातार बाहरी शक्तियों का सहारा लेती थी। और सातवें राजकुमार सु जिंग बहुत अधिक उदासीन थे। 7 महान कुलीन कुलों के कई प्रमुखों के साथ व्यवहार करने के अलावा उन्होंने इन जियांगू लोगों पर बहुत कम ध्यान दिया। दोनों लोगों की रणनीतियां अलग अलग थीं और यह नहीं कहा जा सकता था कि कौन मजबूत या कमजोर है। अंतिम परिणाम स्पष्ट होने तक सब कुछ अभी भी इंतजार करना था। फेदर स्टार हॉल में प्रवेश करने के बाद सु लिंग्यू ने सु रुई के लोगों की खोज की। इतने लंबे समय तक घर में नजरबंद रहने के कारण उसे स्वाभाविक रूप से उस पर कटाक्ष करना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, लेकिन एक छोटी लड़की के रूप में अपना मुंह हिलाना बस उसकी उंगलियों पर था। लेकिन जब उसने भीड़ में तलाशी ली तो अचानक उसे एक परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। वह आकृति सचमुच बहुत परिचित थी। जब उसकी नज़र उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी तो उसकी खूबसूरत आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। लुओ झेंग, वह यहाँ क्यों है? क्या उसने तीसरे राजकुमार की शरण ली? सु लिंग्यू के दिल में एक अशुभ भावना जाग उठी। वास्तव में सु लिंग्यू के विचार में लुओ झेंग ने तीसरे राजकुमार के साथ शरण मांगी या नहीं, इससे कुछ भी नहीं बदला। तीसरे राजकुमार का पक्ष प्रतिभाशाली लोगों से भरा था। सामान्य अनुचरों में भी कई दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे। लुओ झेंग की वर्तमान ताकत के साथ
तीसरा राजकुमार उसे एक महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखेगा। लेकिन सु लिंग्यू को बहुत असहज महसूस हुआ। उसे ठगा हुआ महसूस हुआ। सु लिंग्यू को वे शब्द याद आ गए जो उसने लुओ झेंग से कहे थे। उसने उस पर इतना भरोसा किया कि उसे ये भी उम्मीद थी कि लुओ झेंग भविष्य में कुछ चमत्कार कर सकता है। यदि वह भविष्य में बड़ा हो सका, तो वह स्थिति को बदलने में उसकी मदद कर सकता है। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो ऐसा लगा कि वह अभी भी नादान थी। वह पहले से ही 20 साल की थी, अब कोई छोटी लड़की नहीं रही। अप्रत्याशित रूप से उसने एक छोटे लड़के पर इतनी आसानी से भरोसा कर लिया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत लंबे समय से घर में नजरबंद थी। लेकिन सु लिंग्यू कुछ हद तक भावुक हो गई थी। वह एक ही समय में खुश भी थी और गुस्से में भी। लुओ झेन को सु रुई के पास खड़ा देखकर उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यह ऐसा था मानो उसने एक कुलीन वर्ग को तैयार किया हो, लेकिन अंत में उसे ये काम किसी और को देना पड़ा। इस तरह की भावना किसी को भी असहज कर देगी। हालांकि सु लिंग्यू भी समझ गई थी कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वह स्थिति को उलटने के लिए लुओ झेंग पर अपनी उम्मीदें नहीं टिका सकती थी। प्रशिक्षक सु लुओ झेंग को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि सु लिंग्यू एक पल में इतने सारे विचार कर सकता है। लेकिन जब उसने देखा कि सु लिंग्यू को कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो उसकी आंखें खुशी से भर गईं। लुओ झेंग के लिए सु लिंग्यू उनकी प्रशिक्षक नहीं थी। इसके बजाय वह एक प्यारी बड़ी बहन की तरह थी। उसने कई बार खतरे से बचने के लिए उस पर भरोसा किया था। यही कारण था कि लुओ झेंग शाही राजधानी में लौटने के बाद बिना रुके बनिंग स्काई पैलेस की ओर दौड़ पड़े। उसे सु लिंग्यून की दयालुता का बदला चुकाना था। सु लिंग्यू की खूबसूरत आंखों पर बर्फ की परत जमी हुई लग रही थी। उसने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या? यदि आप तीसरे राजकुमार पर भरोसा करते हैं, तो मैं अब आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हूँ, है ना? तुमने मुझसे आने को क्यों कहा? क्या आप सु रुई के साथ अपने रिश्ते को दिखाना चाहते थे? क्या तुम ठीक हो? सु लिंग्यू की ठंडी प्रतिक्रिया देखकर लुओ झेन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। सु लिंग्यू ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अच्छा, बहुत अच्छा। मैं मूल रूप से बनिंग स्काई पैलेस का सदस्य था। मेरे अपने घर में रहने में क्या बुराई है? लुओ झेन की आंखों में एक हैरान भाव प्रकट हुआ। उसने सु लिंग्यू की ओर देखा, जैसे वह उसके ठंडे चेहरे से उत्तर खोजना चाहता हो, लेकिन वह समझ नहीं पाया। सु लिंग्यू के साथ क्या गलत था? लोगों को हजारों मील दूर रखने का उनका रवैया ऐसा क्यों था? क्या घर में नजरबंद रहना अच्छा था?